आज का सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि आज हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं और आज जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर होगा वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे। तो आज हमारे पास टोटल 3 या 4 पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ने को हैं जिनकी एक लिस्ट है। पहली बात तो जो है इसमें आज हमारे पास पढ़ने के लिए है पैरासिटिज्म, इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है कॉमेंसलिज्म, एक और बढ़िया सा रिलेशन है, इट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे, बुक में भले नहीं दिया बस इनलिस्टेड है, इट इज नोन एज एमेंसलिज्म। पिछले साल इससे एक क्वेश्चन आ गया, इस वजह से एमेंसलिज्म को डिस्कस करना जरूरी है। सो हमारे पास आज के लिए ये 4 मेन टॉपिक हैं, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड एमेंसलिज्म। अगर वो रेड है तो चालू है। ओके, थैंक यू। सो हम अपने टॉपिक को पैरासिटिज्म से आगे बढ़ाते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरासिटिज्म जो शब्द लिया गया वो पैरासाइट से लिया गया, पैरासाइट से लिया गया। और कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर। इसलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट है उसका नाम पैरासाइट होता है और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पे डिपेंडेंट है वो उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। और इस तरीके की रिलेशनशिप में जो पैरासाइट है उसे बेनिफिट है और जो होस्ट है उसकी डिट्रीमेंटल कंडीशंस हैं, उसको बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। आज हम ये देखेंगे कि पैरासाइट पे क्या फ़ायदे हैं और होस्ट को क्या क्या दिक्कतें हैं। अच्छा भाई, एक और बात है जो हम लोग को अभी जान लेनी चाहिए कि कल हमने यहाँ पर बोला था कि जितने भी पैरासाइट और होस्ट हैं वो आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं, यानी साथ साथ रहते हैं और इनका को इवोल्यूशन होता है, ये इवॉल्व भी साथ साथ होते हैं। मैंने कहा था कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट पे बिना कोएग्जिस्ट किए बने नहीं रह सकता क्योंकि उनकी डेफिनेशन में ही है वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरासाइट डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट फॉर 2 थिंग, वन इज नोन एज फूड, अनदर वन इज नोन एज शेल्टर। अगर कोई शेल्टर रहने गया, आपकी बॉडी पर कोई रहने गया तो अपने आप को एग्जिस्ट करेगा और इवोल्यूशन करेगा, को इवोल्यूशन होगा। यहाँ पर जो ये शब्द है को इवोल्यूशन, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो को इवोल्यूशन के दौरान हमें वो सारी एडाप्टेशंस पढ़नी है जो ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट हो कि होस्ट हो, दोनों ही ऑर्गेनिज्म अप्लाई करते हैं, एडाप्ट करते हैं। पैरासाइट, होस्ट ये चाहता है कि पैरासाइट उसकी बॉडी में ना रुक पाए और पैरासाइट चाहता है कि वो और ज़्यादा मॉडिफाई हो। तो मैं आपको एडाप्टेशन ऑफ पैरासाइट बता रहा हूँ कि पैरासाइट के क्या क्या एडाप्टेशन हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर पैरासाइट आपकी बॉडी में रहने आया है, लेट सपोज आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट रह रहा है, तो इंटेस्टाइन में रहते हुए पैरासाइट को किसी भी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो पहला जो एडाप्टेशन पैरासाइट करते हैं, दे लॉस देयर अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन्स। उनके पास कुछ नेसेसरी सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं जो शायद वो मेंटेन रखेंगे, पर ज़्यादातर समय पर वो अपने अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन को लॉस कर देंगे। दूसरा, अगर वो बॉडी के अंदर आपकी रह रहे हैं तो आपने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है अपना खाना, आपने खाना खाया, आपका खाना डाइजेस्टेड है और डाइजेस्टेड खाने में पैरासाइट है, तो पैरासाइट को डाइजेस्ट करने की जनरली ज़रूरत नहीं होती। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो आउटसाइड में रहेंगे, उन्हें ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर समय पर इंटेस्टाइन या फिर किसी दूसरे ऑर्गन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट, उनको ज़रूरत नहीं होती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर अपसेंट कर लेते हैं। तो इट इज़ अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
सम टाइम ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट भी हो सकता है, और कभी कभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, तीसरा एडाप्टेशन वो ये करते हैं कि पैरासाइट ये चाहेगा कि वो होस्ट से हमेशा अटैच रहे, और अगर वो अटैच रहना चाहेगा तो उसका अडेशन होस्ट के साथ तगड़ा होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए। इसलिए दे मेक देयर adhesive organs मोर पावरफुल। उनके adhesive organ जो होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फीताकृमि में सकर्स और हुक्स वगैरह पाए जाते हैं। ये सकर और हुक्स किसी भी पैरासाइट को किसी भी होस्ट में अटैच रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने बोला 3 एडाप्टेशन आप पहले लर्न करिए कि वो अपने सेंसरी ऑर्गन को लॉस करने लगेंगे, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सिंप्लीफाई करने लगेंगे, अपने एडहेसिव ऑर्गन को और मजबूत करेंगे। पर इन सब काम को करने के बाद जो पैरासाइट है वो चाहेगा कि वो होस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करे, और होस्ट चाहेगा कि पैरासाइट चला जाए। इसलिए इस एडवर्स कंडीशन में पैरासाइट अपनी प्रोजनी का नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका एक जो सबसे बढ़िया एडाप्टेशन है, ये अपनी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी और रिप्रोडक्शन और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बहुत मजबूत करते हैं या फिर बहुत पावरफुल करते हैं। अब आप कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पावरफुल होने का मतलब क्या है? आपको याद रखना ये है कि ये अपनी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। याद रखना, इसीलिए पैरासाइट चूंकि एडवर्स कंडीशन में रह रहे हैं तो अपनी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों और वो इस एडवर्स कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर सकें। ओके, सो पैरासाइट में मैंने कल जो बातें कही थी उसी से आगे मैं बढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि पैरासाइट वो है जिसको फ़ायदा है, होस्ट वो है जिसको नुकसान है। पैरासाइट और होस्ट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट के साथ साथ दोनों को इवॉल्व होते हैं। इवोल्यूशन के दौरान कुछ एडाप्टेशन है, ये एडाप्टेशन दोनों द्वारा किए जाते हैं, पैरासाइट द्वारा भी और होस्ट द्वारा भी। होस्ट चाहता है कि पैरासाइट उसकी बॉडी से निकल जाए, लेकिन पैरासाइट चालाक है और वो भी एडाप्टेशन करता है। हमारी एनसीईआरटी में कुछ एडाप्टेशन दिए गए हैं, ये 4 एडाप्टेशन आपको ये लर्न करने हैं। पहला है लॉस ऑफ देयर सेंसरी ऑर्गन, अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। एडहेसिव ऑर्गन को थोड़ा ज़्यादा मजबूत करना ताकि और आसानी से आप अटैच रहें होस्ट के साथ, और अपनी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा देना। जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी जितना ज़्यादा पैरासाइट की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उसके एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के चांसेस हैं। ओके, अब पैरासाइट में एक और छोटी सी बात है, और वो बात है उनकी लाइफ साइकिल्स, कि पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल्स होती है वो कैसे चलती है। छोटा सा टर्म अगर हम लोग लाइफ साइकिल के साथ जोड़ दें कि इनकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। नो डाउट ये नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं, पर ये कोई फ्री फॉर्म में नहीं रह रहे हैं, यानी मदर नेचर का फ्रीडम नहीं है इनमें। ये एक बड़ी एडवर्स कंडीशन में होस्ट के अंदर रह रहे हैं, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस लाइफ साइकिल को उनके होस्ट की बेसिस पर हम कई तरीके का बांट सकते हैं। मान लीजिए किसी पैरासाइट का सिंगल होस्ट है, एक ही होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में सोच लें। एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपको अमीबी पेचिस या फिर डिसेंट्री करता है, वो ह्यूमन की आंत में रहता है। इसका मतलब है कि वो अकेला ह्यूमन के ऊपर ही होस्ट करता है, बाकी वो सॉइल में पाया जाएगा, सॉइल से ह्यूमन में आएगा। इसका मतलब कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनका केवल 1 होस्ट होता है, एक ही होस्ट होता है। ऐसे पैरासाइट कहलाते हैं मोनोजेनेटिक। ऐसे पैरासाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 होस्ट होते हैं। आपके लिए बहुत आसान है 2 होस्ट वाला एग्जाम्पल याद करने का, मलेरिया पैरासाइट। आपको याद होगा मलेरिया पैरासाइट 2 जगह अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एक तो ह्यूमन में, दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में।
ऐसे लोग जिनमें 2 होस्ट पाए जाते हैं, दीज आर नोन एज डाइजेनेटिक। और तीसरा मैनी होस्ट, मोर देन 2 होस्ट, अगर 2 से ज़्यादा होस्ट हैं, इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनेटिक। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट की, उनके होस्ट की बेसिस पर कुल 3 तरीके की हम लोग मान के चल रहे हैं। पहला है, अगर सिंगल होस्ट है तो इसे बोलेंगे मोनोजेनेटिक, अगर 2 होस्ट हैं तो हम इसे बोलेंगे डाइजेनेटिक, अगर मैनी होस्ट हैं तो इसे बोलेंगे पॉलीजेनेटिक। अब एक बात और ध्यान करने की बात है, मैंने आपके सामने बनाया ये पैरासाइट, लेट सपोज दिस इज अ पैरासाइट। अब ये किसी होस्ट पे रहने जा रहा है, लेट सपोज दिस इज अ होस्ट, और होस्ट का नंबर 1 से ज़्यादा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये मलेरिया पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया पैरासाइट, आपको मालूम है मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट इट इज़ अ प्लाज्मोडियम। ओके, सो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है, ह्यूमन में भी रहता है और मॉस्किटो में भी अपनी लाइफ साइकिल रखता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास 2 होस्ट हैं, एक ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। एक थ्योरी के अनुसार आप किसी भी पैरासाइट के सारे होस्ट देखिए, और उन होस्ट में जो सबसे एडवांस होस्ट है, लेट्स सपोज मॉस्किटो और ह्यूमन में ज़्यादा एडवांस है ह्यूमन, तो जो एडवांस होस्ट है उसको माना जाएगा प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट याद रखना। इसके अलावा दूसरा जो होस्ट होगा उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी होस्ट, या फिर अल्टरनेट होस्ट, या फिर सेकेंडरी होस्ट। अगर 2 से ज़्यादा है तब भी सारे के सारे बाकी टर्सरी होस्ट होंगे या इंटरमीडिएट होस्ट होंगे। सेकेंडरी होस्ट के अलावा इनका नाम होगा इंटरमीडिएट होस्ट। ये पूरी बातें नहीं है, मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा। एक पैरासाइट जब 1 से ज़्यादा होस्ट में रहता है तो उन होस्ट में से जो होस्ट इवोल्यूशन की नज़र से ज़्यादा एडवांस है उसे हम लोग प्राइमरी होस्ट मानते हैं, बाकी सबको अल्टरनेट होस्ट, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट के लिए ह्यूमन इज़ अ प्राइमरी होस्ट, इसके अलावा मॉस्किटो इज़ अ सेकेंडरी होस्ट और द इंटरमीडिएट होस्ट। इस केस में मॉस्किटो इस बीमारी को फैला भी रहा, क्योंकि मॉस्किटो को काटने से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ये बीमारी हो सकती है, इसलिए इंटरमीडिएट होस्ट जो बीमारी को फैलाते हैं, कई बार दीज आर ऑल्सो नोन एज वेक्टर होस्ट। इनका नाम हम वेक्टर होस्ट भी रख देते हैं, वेक्टर की तरह बात मान लेते हैं। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि हर बार ये जरूरी नहीं है। अगर किसी पैरासाइट के होस्ट में से ह्यूमन इज नॉट होस्ट, ह्यूमन के अलावा कुछ और बाकी होस्ट है, तो उन होस्ट में हम उस होस्ट को प्राइमरी होस्ट मानेंगे जिसमें सेक्सुअल साइकिल चल रही है। फिर से बात ध्यान से समझिएगा। किसी भी पैरासाइट की, यहां पर मलेरिया पैरासाइट को हटा देते हैं, किसी भी पैरासाइट की सेक्सुअल साइकिल यानी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेज जिस भी होस्ट में होगी उस होस्ट को हम लोग प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। और हम एक बहुत बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट पर आकर खड़े हुए। कैसे? मलेरिया पैरासाइट अगर इवोल्यूशन के नज़र से देखा जाए तो मलेरिया पैरासाइट के लिए प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, लेकिन मलेरिया पैरासाइट की सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में नहीं होती। अब मलेरिया पैरासाइट की जो बेटा सेक्सुअल स्टेज होती है वो मॉस्किटो में होती है। तो अगर मैं सेक्सुअल साइकिल के हिसाब से देखूं तो मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं कंफ्यूजन खत्म करने के लिए बोल रहा हूं कि ये सेक्सुअल साइकिल वाली बात तब चालू होगी जब उसके होस्ट में से ह्यूमन वन ऑफ द होस्ट इज नॉट देयर। वहां पर ह्यूमन एक होस्ट नहीं है, बाकी सारे और होस्ट हैं। उस केस में जिस होस्ट में भी सेक्सुअल साइकिल चलेगी दैट विल बी कंसिडर एज प्राइमरी होस्ट और बाकी सब इंटरमीडिएट होस्ट कहलाएंगे। मगर अगर ह्यूमन है तो इवोल्यूशन के हिसाब से ह्यूमन विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी होस्ट। ऑल्दो मलेरिया पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज मॉस्किटो में पाई जाती है और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट मानना चाहिए, नहीं पर ह्यूमन को यहाँ पर हम प्राइमरी होस्ट मानते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारी एनसीईआरटी में
एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज नोन एज लिवर फ्लूक। ये जो लिवर फ्लूक का एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम ह्यूमन को मान लें तो ह्यूमन के साथ दो और लोग हैं, एक है स्नेल और एक है फिश। तो बताइए, अगर ह्यूमन किसी भी पैरासाइट का होस्ट है तो ह्यूमन विल ऑलवेज कंसीडर एज प्राइमरी होस्ट, स्नेल एंड फिश आर द इंटरमीडिएट होस्ट। इसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। बच्चों, हमारे पास समय कम है और हम बहुत एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। सो आओ इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि पैरासिटिज्म में अगर हम कभी लाइफ साइकिल्स देख रहे हैं तो लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती हैं पैरासाइट की, और जो ये लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, इनको होस्ट के हिसाब से हम जब बांटते हैं तो अगर किसी भी पैरासाइट का सिंगल होस्ट है, इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोजेनेटिक, दो होस्ट हैं तो बोलेंगे डाइजेनेटिक, मैनी होस्ट हैं तो बोलेंगे पॉलीजेनेटिक। लाइक लिवर फ्लूक, इट इज़ अ पॉलीजेनेटिक, ह्यूमन के साथ स्नेल और फिश भी हैं तो हम लोग बोलेंगे पॉलीजेनेटिक। कई बार ह्यूमन को भी कंसीडर नहीं करते उसमें। ओके, अब मलेरिया पैरासाइट एक डाइजेनेटिक एग्जाम्पल है। फिर हम लोगों ने बोला कि इनमें से मोनोजेनेटिक हो, डाइजेनेटिक हो, पॉलीजेनेटिक हो, इन होस्ट के नाम क्या रखे जाएंगे? इन होस्ट के नाम होंगे या तो प्राइमरी या तो इंटरमीडिएट। अगर किसी भी साइकिल में ह्यूमन इज देयर, ह्यूमन इज ऑलवेज प्राइमरी होस्ट एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रेस्ट ऑफ द होस्ट आर द सेकेंडरी होस्ट। ओके, नाउ मैंने आपको एक बात बताई थी कि पैरासाइट को फायदे, पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदे, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो होस्ट है उसको बड़े नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है। पैरासाइट को फायदे हैं, होस्ट को नुकसान है। तो उतनी देर से हम लोग केवल पैरासाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने होस्ट के बारे में पूछा भी नहीं कि होस्ट को क्या क्या नुकसान हो सकता है। चलिए, एनसीईआरटी में इनकी भी एक लिस्ट बनी है और जो हमें देखनी चाहिए। पहला नुकसान, जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देते हैं। अगर कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट के अंदर गया तो होस्ट की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई तो होस्ट विल बी प्रोन टू डिसीज, उसमें डिसीज होने की क्षमता, डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी कंडीशन, जो होस्ट होगा उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होने लगेंगे। चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने के चांसेस रिड्यूस होने लगेंगे, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे। चांसेस ऑफ सर्वाइवल गेट रिड्यूस्ड, और ये किसका होगा? होस्ट। अगर मेरे अंदर पैरासाइट आ जाए तो मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, मुझे बीमारियां होने लगेंगी और मेरे सर्वाइव करने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर होस्ट मरने लगा तो होस्ट की पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी होस्ट की डिक्रीज होने लगेंगी। याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना पड़ेगा, ज़्यादातर पैरासाइट होस्ट में ये सारी कंडीशन पैदा कर देते हैं। अगर पैरासाइट होस्ट में डिसीज भी कर बैठा है, याद रखिएगा, अगर कोई भी पैरासाइट होस्ट में डिसीज कर बैठा है तो अब ऐसे पैरासाइट को हम लोग पैथोजेनिक बोलने लगेंगे, तब हम लोग उसे पैथोजेन का नाम भी देना करने लगेंगे। सो पैथोजेन आर द पैरासाइट विच कॉज द डिसीज। पैथोजेन आर द पैरासाइट विच कॉज द डिसीज। तो याद रखना पड़ेगा कब हम पैथोजेन शब्द यूज करेंगे और कब हम पैरासाइट शब्द यूज करेंगे। सो ये कुछ कंडीशन है जहां पर हमने लाइफ साइकिल के बाद ये जानने की कोशिश की कि होस्ट को क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। सो एक बार और, पैरासाइट वो है जिससे फ़ायदा है, होस्ट वो है जिसे नुकसान है। होस्ट की इम्यूनिटी डिक्रीज होने लगेगी, उसे डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस कम होने लगेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कमज़ोर होने लगेगी। खैर, इस पैरासिटिज्म में इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। याद रखने की ज़रूरत है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी में दो तरीके से शेल्टर ले सकता है।
तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल्टर, यानी पैरासाइट कहाँ पर शेल्टर ले रहा है या फिर कहाँ पर लॉज कर रहा है। लॉजिंग मैंने बताया था, फूडिंग एंड लॉजिंग, वो कहाँ पर रह रहा है। तो टाइप ऑफ पैरासाइट में कुल मिलाकर के हम लोग दो तरीके के पैरासाइट समझने की कोशिश करते हैं। पहले पैरासाइट वो हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, और दूसरे तरीके के पैरासाइट वो हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट। बहुत आसान है, नाम से ही पता चलता है। वो सारे पैरासाइट जो होस्ट की आउटर सरफेस में रहें, बाहरी त्वचा में रहें, बाहरी ऑर्गन्स में रहें, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टो मतलब बाहरी, पैरासाइट मतलब पैरासाइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी सर में एक जूं है, तो वो जो लाइस है, वो जूं है, वो कैसा पैरासाइट है? एक्टोपैरासाइट। तो हम कह सकते हैं कि लाउज इन ह्यूमन के केस में जो जूं है वो एक तरीके का एक्टोपैरासाइट है। आप लोगों ने घर में पेट्स पाले होंगे, ज़्यादातर डॉग्स देखे होंगे। डॉग्स की सरफेस को अगर कभी आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी बॉडी में एक छोटा सा कीड़ा होता है, इसे हम लोग टिक बोलते हैं। ये टिक भी एक प्रकार का एक्टोपैरासाइट है, टिक पाया जाता है डॉग्स में। इसी तरीके से कॉपपॉड्स जो होती हैं, कुछ मछलियां हैं कॉपपॉड्स हैं, ये स्पेशल प्रकार के एक्टोपैरासाइट हैं जो फिशेस में पाए जाते हैं, व्हेल में पाए जाते हैं या फिर फिशेस में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, अमरबेल। गांव के लोग अक्सर इसे जानते हैं, अमरबेल। इसे हम लोग कसकुटा का नाम देते हैं, कसकुटा। ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, एक्टोपैरासाइट है। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। ओके, चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं कि पैरासिटिज्म में जो टाइप ऑफ पैरासाइट हैं वो हम किस बेसिस पर बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिंग और ऑन द बेसिस ऑफ शेल्टर। और ये दो प्रकार के पैरासाइट है। नंबर वन इज नोन एज एक्टोपैरासाइट, नंबर टू इज नोन एज एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में जो हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, इट इज़ लाउज इन ह्यूमन, टिक इन डॉग्स, कोपॉड्स इन फिशेस। इसके अलावा अमरबेल, कसकुटा जो दूसरे पौधों पे रहती है। ओके, एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो पैरासाइट होते हैं वो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को, अपनी मॉर्फोलॉजी को सिंप्लीफाई करते रहते हैं। वो बात एक्टोपैरासाइट पे कम लागू होती है, एंडोपैरासाइट में ज़्यादा लागू होती है। क्यों? क्योंकि एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि बॉडी में ये कहाँ रह सकते हैं? ये रह सकते हैं लूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में, ये आपकी आंत में रह सकते हैं। आपको मालूम है फीताकृमि, टेपवर्म, वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा लीवर में रह सकते हैं, लीवर फ्लूक। इसके अलावा किडनी में रह सकते हैं। इसके अलावा लंग्स में रह सकते हैं। आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जब ये पैरासाइट रहेंगे तो इन्हें बोलेंगे एंडोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट ही वो पैरासाइट है जिन्हें सेंस ऑर्गन की ज़रूरत बहुत कम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत बहुत कम है, लेकिन सकर्स और हुक्स की यानी एडेसिव ऑर्गन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एंडोपैरासाइट के बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली ये बड़े सिंपल होते हैं, सिंप्लीफाई होते हैं, बट इनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है ये इनकी पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी रिप्रोडक्शन करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकली ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो मेरे को डर है कि कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि देयर इज़ अ पैरासाइट जिसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बड़ी सिंपल है लेकिन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके एडेसिव ऑर्गन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो बताइए वो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, एक्टोपैरासाइट की एंडोपैरासाइट? तो आपका मन करेगा कि दोनों ही पैरासाइट हो सकता है, लेकिन आप अगर दोनों का ऑप्शन बोथ ना हो तो आप क्या लगाएंगे?
इट इज़ एंडोपैरासाइट, क्योंकि एंडोपैरासाइट आपकी बॉडी में रहने गया है और जहाँ पर रहते हुए उसे सेंस ऑर्गन की यानी मॉर्फोलॉजी की थोड़ी कम ज़रूरत है, लेकिन रिप्रोडक्शन की और एडेसिव ऑर्गन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगेन हम पैरासिटिज्म में एक बात देख रहे हैं, द टाइप ऑफ पैरासाइट, कि होस्ट में पैरासाइट कहाँ रह रहा है और उस बेसिस पर कितने प्रकार का पैरासाइट है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा 2 प्रकार का पैरासाइट है। एक तो एक्टोपैरासाइट जो बॉडी की सतह पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा। हमारी बॉडी में जू हैं, डॉग्स में टिक्स हैं, कोपॉड्स हैं मछलियों के ऊपर। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा है बेटा कस्कुटा, एक ऐसा पौधा अमरबेल है जिसे बोलते हैं, जो दूसरे प्लांट में रहता है। इसके अलावा हमने एंडोपैरासाइट की बात की जो हमारे इंटेस्टाइन में रह सकते हैं, इवन आरबीसी के अंदर रह सकते हैं। सोचिए मलेरिया पैरासाइट कहाँ रहता है, आरबीसी के अंदर लाइफ साइकिल है, लीवर के अंदर लाइफ साइकिल है उसकी। खैर, इसके बाद पैरासिटिज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। इट इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज ब्रूड। अब आपको मैं क्या बताऊं, ब्रूड का मतलब होता है अंडे सेना। अब आप कहोगे अंडे सेना का मतलब क्या होता है? जब कभी भी एग लेइंग होती है, अगर कोई भी पक्षी या कोई भी बेटा एग लेइंग ऑर्गेनिज्म एग लेइंग करता है अपने घोंसलों में या फिर अपनी जगहों पे, तो इन एग के ऊपर इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो ऑर्गेनिज्म बैठता है, इनको प्रॉपर टेम्परेचर देता है, प्रॉपर प्रेशर देता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट देता है, ताकि इन अंडों के अंदर जो प्रेजेंट जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके। और अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो एक दिन ये हैच करेगा, और हैच करने के बाद ही अंडे से चूजे बाहर आएंगे या दूसरा ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा। जिसका भी अंडा होगा वैसा ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा। एक और बात, जिस समय एग लेइंग होती है उस समय पर एग में केवल जाइगोट होता है। अगर फर्टिलाइज एग है, अनफर्टिलाइज एग है तो केवल ओवा होता है। इसका मतलब उस समय पर उसमें एम्ब्रियो नहीं होता है, और वहाँ पर हैन है या दूसरे बर्ड्स हैं इसे ब्रूड करते हैं। ब्रूड करने के दौरान इसमें जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि ब्रूड पैरासिटिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे पक्षी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने अंडों को भी खुद नहीं सहते, खुद उनका इंक्यूबेशन नहीं करते, बल्कि वो अपने अंडे दूसरों की घोंसलों में छोड़ देते हैं। यस, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में छोड़ देते हैं। तो ऐसी एक बर्ड का एग्जाम्पल है कुक्कू, जिसे हम लोग बोलते हैं कोयल। अब ये जो कोयल होती है, कुक्कू होती है, ये अपने अंडों को क्रो, कौवे के यानी फीमेल क्रो के घोंसले में छोड़ देती। तो हम लोग यहाँ पर कुक्कू को पैरासिटिक बर्ड मानते हैं। हम मानते हैं कि ये कुक्कू जो है ये पैरासिटिक बर्ड है। अब अजीब बात है, बर्ड पैरासाइट नहीं है, नो, इट इज नॉट पैरासाइट। बर्ड कोई पैरासाइट नहीं है, लेकिन ये जो कुक्कू है ये अपने एग्स यहाँ पर करेगी क्रो के यहाँ पर, और क्रो के यहाँ पर जब ये अपने अंडे छोड़ेगी तो क्रो भी अपने अंडों का, क्रो फीमेल अपने खुद के अंडों को यहाँ पर से रही होगी। मैंने 2 कलर से बना दिए केवल ये बताने के लिए कि कुक्कू के एंगल मैंने ब्लू कलर से बना दिए, क्रो के अंडे मैंने ब्लैक कलर से बना दिए। पर मैं सच बताऊं, कुक्कू अपने अंडों को बिल्कुल उसी तरीके के, उसी कलर के, उसी शेप की बनाने की कोशिश करती है जिस शेप के, जिस कलर के क्रो के अंडे हैं। याद रखना इसी कंडीशन को। प्लीज़ आप पेज टर्न करिए 235, और 235 में आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, जहाँ पर लिखा गया है कि कुक्कू अपने जो कि पैरासिटिक बर्ड्स है, वो अपने एग में कुछ ऐसे इवोल्यूशन चाहती है कि उसके एग ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़े सिमिलर टू क्रो एग। कई बार इसे हम लोग एग मिमिक्री भी बोलते हैं, यानी यहां पर ऑर्गेनिज्म खुद मिमिक्री नहीं कर रहा है, बल्कि एग का शेप, एग का साइज, एग का कलर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंडों के साथ, क्रो के अंडों के साथ, जैसे कुक्कू के अंडे, कोयल के अंडे, कौवे के अंडों के जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। अगर बेटा ऐसा ना होगा तो कौवा आसानी से पहचान जाएगा कि अंडे अपने नहीं हैं और वो उसे थ्रो कर देगा। तो अजीब इवोल्यूशन हुए हैं, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म,
इवन एग के लेवल पर भी मिमिक्री चल रही है। इन्हें हम लोग बोलते हैं एग मिमिक्री, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रूड मिमिक्री। ब्रूड मिमिक्री। अब आप ही बताइए, क्या ये वाली कहानी, क्या ये वाला पैरासिटिज्म हमारी ओरिजिनल पैरासिटिज्म की डेफिनेशन पे फिट बैठता है? सोचिए, व्हाट इज पैरासाइट? क्या हो गया? ओके, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, इसको थोड़ा ऊपर करिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। कहाँ से गया? कितनी देर पहले? कितनी देर पहले गड़बड़ हुआ? ओके ओके, बस बस, हाँ ठीक है, बस और थोड़ा बड़ा कर सकते हो, फोकस करिए। हाँ ठीक है, इट्स ओके। सो मैं ये बता रहा था कि कोयल अपने अंडों का कलर, अपने अंडों का शेप, अपने अंडों का साइज कुछ वैसा रखना चाहती है जैसे क्रो के अंडे हैं। तो अब बताइए, ये अपने अंडों में भी इतनी मिमिक्री करना चाहती है, इसी को हम लोग एग मिमिक्री या ब्रूड मिमिक्री कहते हैं। और मैं इस बात पर था, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं इस बात पर था कि क्या आपको याद है पैरासाइट की डेफिनेशन? व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। भाई यहाँ पर शेल्टर तो मिल रही है, लेकिन फूड का खाने के लिए, खाना खाने के लिए यहाँ पर वो पैरासिटिज्म नहीं चल रही है। तो कई बार ब्रूड पैरासिटिज्म को हम लोग बहुत प्रॉपर पैरासिटिज्म नहीं मानते हैं, इसको हम एक तरीके का सूडो पैरासिटिज्म भी या टाइप ऑफ पैरासिटिज्म मानते हैं, टाइप ऑफ पैरासिटिज्म मानते हैं, जो कि रियल पैरासिटिज्म जैसी नहीं है, रियल पैरासाइट जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर नहीं रह रहा, उसके घोंसले पे रह रहा, पहली बात। और दूसरा, उससे कभी भी फूड नहीं ले रहा, बल्कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। ओके, हाँ, दो क्वेश्चन है जो अक्सर पैरासिटिज्म पढ़ाने के बाद लोग आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, और कई बार आप जवाब देने के प्रोसेस में थोड़ा सा भटक जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कल आपको बता दिया था कि मॉस्किटो पैरासाइट है कि नहीं। आपको मैंने बताया था कि फीमेल मॉस्किटो इज़ नॉट अ पैरासाइट। क्यों? क्योंकि मैं ये जो हमारा पैरासाइट ना होने का कारण ये कि ये हमारी बॉडी से फूड तो ले लेता है, पर ये हमारी बॉडी पे शेल्टर नहीं लेता। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मदर के वॉर्म में रहने वाला बेबी, जब माँ के पेट में रहने वाला जो बेबी है, क्या वो माँ से फूड और शेल्टर दोनों ले रहा है? यस, वो फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है। तो क्या ये बेबी माँ के लिए पैरासाइट है? नो। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरेंटिज्म, पेरेंट होना। इट इज़ नॉट पैरासिटिज्म, क्योंकि कोई भी होस्ट कभी भी अपने पैरासाइट के साथ एक इमोशन शेयर नहीं करता कि हाय मेरा पैरासाइट, नो। लेकिन माँ अपने बच्चे के साथ एक इमोशन शेयर करती है। ऑल्दो यहाँ पर भी जो बच्चा है वो माँ से नरिशमेंट ले रहा है और माँ की बॉडी में रह रहा है। तो कई बुक्स कई बार लिख देती हैं कि बच्चा माँ के पेट में पैरासाइट की तरह ग्रो करता है, बट आप इसे भूल जाइए, क्योंकि पैरासाइट के अलावा भी इस दुनिया में रिलेशन है जहाँ पर शेल्टर और फूड लेने के बाद हमारा इमोशंस इस ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। सो वी कैन नॉट से इट इज़ अ पैरासाइट। ओके, सो पैरासाइट से जुड़े हुए एनसीईआरटी में दिए गए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार मैं इसको एक पॉइंट से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने पैरासाइट में क्या क्या पढ़ा। पहले पैरासाइट की डेफिनेशन पढ़ी। हमने पढ़ा पैरासाइट में दो लोग हैं, एक पैरासाइट और दूसरा होस्ट। पैरासाइट को फ़ायदे हैं, होस्ट को नुकसान है। फिर मैंने बताया दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को इवॉल्व करते हैं। को इवॉल्व के दौरान एडाप्टेशन होते हैं। मैंने आपको पैरासाइट के एडाप्टेशन बताया कि वो कैसे कैसे अपनी बॉडी के अंदर बदलाव करता है। फिर मैंने लाइफ साइकिल बताई, मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक। फिर मैंने आपको बताया कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि होस्ट में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। फिर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। अब अगर इनके पॉइंट के सीक्वेंस को याद रखेंगे तो पैरासाइट कभी नहीं भूलेंगे। डेफिनेशन, कोएग्जिस्टेंस, कोइवोल्यूशन, एडाप्टेशन बाय पैरासाइट, इसके वाला इम्पैक्ट ऑन द होस्ट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ पैरासाइट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ अ ब्रूड पैरासिटिज्म, जहाँ पर हमने देखा कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में छोड़ती है, और वहाँ पर मिमिक्री ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा बल्कि अंडे कर रहे हैं,
और इसे हम लोगों ने एग मिमिक्री का नाम दिया। ओके, सो बाय दिस वे हम लोग पैरासिटिज्म को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ नोन एज कॉमेंसलिज्म। बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ बातें दी नहीं गई हैं, मैं आपको ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एनसीईआरटी में फोकस करने वाला टीचर हूँ। तो कॉमेंसलिज्म के दौरान आपने पढ़ा था कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म हैं, दो स्पीसीज़ हैं, ए और बी स्पीसीज़, और उनमें से ए और बी स्पीसीज़ में जो ए स्पीसीज़ है इसको फ़ायदा है और बी स्पीसीज़ है ये न्यूट्रल है, ना इसे फ़ायदा है ना नुकसान है। तो याद रखना, जिस स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है उसे हम लोग कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कॉमेंसल, याद रखिएगा, कॉमेंसल। और अगेन जिस ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा लिया जा रहा है वो कहलाता है होस्ट। कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार ये बोला जाता है होस्ट। अगेन, वंस अगेन, कॉमेंसलिज्म इज अगेन अ रिलेशनशिप in which there are two species in which one species get benefited, एक स्पीसीज को बेनिफिट है, दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल है। जिस स्पीसीज को बेनिफिट है उसका नाम हम लोगों ने रखा है कॉमेंसल। कॉमेंसल, और जिस स्पीसीज न्यूट्रल को बोल रहा है, जिसको कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, उसको हमने नाम दिया है होस्ट। अगर आप एनसीईआरटी के द्वारा जाते हैं तो आपको टोटल चार क्वेश्चन याद रखने हैं, 4 एग्जाम्पल याद रखें। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, हाइयर प्लांट, एंजियोस्पर्मिक, बड़े प्लांट है जो ट्री लाइक प्लांट है। ओके, लेट्स सपोज इज अ ट्री, और इस ट्री में कोई दूसरा प्लांट आके सरवाइव करने लगे, यानी एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट रहने लगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपीफाइट्स। बहुत सिंपल शब्द है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। एपी मतलब ऊपर, फाइट्स मतलब प्लांट। एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करे तो जो प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है उसका नाम है एपीफाइट। सो एपीफाइट दे बिहेव लाइक कमेंसल, और दूसरा प्लांट है ट्री। कुछ लोगों का दिमाग जाएगा कि सर ऐसा कैसे, ट्री का तो नुकसान होना चाहिए क्योंकि ट्री के ऊपर दूसरा पौधा रह रहा है। नहीं, ये एपीफाइट यहाँ रहता जरूर है लेकिन इस ट्री से नरिशमेंट नहीं लेता, ये अपना मॉइस्चर खुद मेंटेन करता है। पानी, इसके पास वेलामेंट टिश्यूज होते हैं, ऐसे टिश्यूज जो हवा से मॉइस्चर को, हवा से पानी को ले लेते हैं। याद रखना, इन स्पेशल टिश्यूज का नाम है वेलामेंट टिश्यू। कई बार पूछा गया है वेलामेंट टिश्यूज, और ये वेलामेंट टिश्यू एयर से मॉइस्चर ले लेते हैं। तो अब आपको पता चलेगा इन्हें अपने ट्री से पानी लेने की जरूरत नहीं, हवा से मॉइस्चर ले लेते हैं। और दूसरा, ये एपीफाइट खुद अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इसका मतलब इन्हें खाने के लिए, फूड के लिए डिपेंड नहीं होना है ट्री के ऊपर, ये खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, केवल शेल्टर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एपीफाइट और ट्री के रिलेशनशिप में, ये ट्री एप्पल भी हो सकता है, मैंगो हो सकता है, ये नीम हो सकता है, कोई भी ट्री हो सकता है, एटसेट्रा, कोई भी ट्री हो सकता है। इस ट्री पे दूसरा पौधा रख रहा है जिसका नाम है एपीफाइट। तो बताइए किसको फायदा है, एपीफाइट को, और किसको कोई नुकसान नहीं है, ट्री को। क्यों? क्योंकि वो केवल उसकी बॉडी में रह रहा है, ना उसका फूड ले रहा है, ना उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कई बुक ये मानती हैं कि पैरासाइट होने चाहिए ऐसे, लेकिन पैरासाइट की डेफिनेशन में फुल नरिशमेंट की बात आ जाएगी। तो बोलते हैं कि भैया कमेंसल एक तरीके का पैरासाइट ही है जो रह तो साथ रहा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा और किसी तरीके का कोई खाना आपसे डिराइव नहीं कर रहा। तो याद रखना, इन एपीफाइट का ट्री के ऊपर रहना, इट इज़ अ टाइप ऑफ कमेंसलिज्म। और इन एपीफाइट में बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं ऑर्किड्स। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिन्हें हम लोग ऑर्किड्स बोलते हैं। ये ऑर्किड्स ऐसे प्लांट हैं, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इनके, जो एपीफाइट की तरह दूसरे पौधों में रहते हैं। सो वन एग्जाम्पल आपको लर्न करना पड़ेगा ये कमेंसल के एग्जाम्पल में से। इसके बाद आपको एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाए थे, आप अगर भूले नहीं हैं तो मैंने बताए थे बार्नेकल्स, और मैंने कल बार्नेकल्स को एक्सपेरिमेंट, मैंने कॉर्नेल्सविल एक्सपेरिमेंट में 2 बार्नेकल बताए थे, एक था बेलेनस, दूसरा कैथामेलस, याद होगा आपको। उन्हीं बार्नेकल्स के बारे में बोल रहा हूँ। फिर से मैं याद दिला दूं, बार्नेकल आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं।
ये ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, ये इंसेक्ट जैसे मेंबर हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। और ये बार्नेकल्स कभी कभी बैक ऑफ वेल में रहते हैं, वेल की पीठ में चपके रहते हैं या वेल के ऊपर रहते हैं। अब याद रखना, यहाँ पर बार्नेकल जो है उसको फायदा है, यानी वो कमेंसल की तरह बिहेव कर ला, और जो वेल है उसे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में है केवल अटैच रहते हैं, उसे नरिशमेंट नहीं लेते और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका मतलब वेल को ना कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है, लेकिन बार्नेकल्स जो हैं उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो उनके पास शेल्टर पाते हैं। ओके, सो आप लोगों ने देखा दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा एपीफाइट एंड ट्री का, दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा बार्नेकल और वेल का। सो ठीक है, हम लोग इन्हीं एग्जाम्पल में जो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए मिटाते हैं। तो कमेंसलिज्म में मैंने बोला दो लोग हैं, दो लोगों में से एक को फ़ायदा एक न्यूट्रल, जिससे फ़ायदा उसका नाम रखा गया कॉमेंसल, जिसको फ़ायदा नहीं है ना जिसको नुकसान है उसको नाम रखा गया होस्ट। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एपीफाइट ऑन द ट्री। इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल आपको पढ़ाया बार्नेकल ऑन द वेल, बैक ऑफ वेल में रहने वाले बार्नेकल। ठीक है, इन दोनों बातों के बाद मैं तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं, एंड दिस इज नोन एज कैटल एंड कैटल ईग्रेट रिलेशनशिप। अगर हम इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं तो ये बड़े खतरनाक शब्द लगते हैं कि यार पता नहीं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैटल वो जानवर हैं जिन्हें हम चौपाए बोलते हैं। इसमें काऊ हो सकती है, ज़्यादातर इसमें काऊ ही लेते हैं, याद रखिएगा कैटल में। चलिए मैं एक और प्राणी यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, बैफलो। तो काऊ और बैफलो है यार, इनको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कैटल, यानी ये चौपाए हैं। और कैटल ईग्रेट ये एक बगुले जैसा प्राणी है। आप लोगों ने बगुला देखा होगा, वाइट कलर का बगुला, तो उसी को बगुले जैसा प्राणी है, इसी को हम लोग कैटल ईग्रेट बोलते हैं। गाँव में अक्सर इसे बगुला बोलते हैं। अब होता क्या है कि जहाँ पर गाय घास खा रही है, बड़ी बड़ी घास लगी हुई है, इस घास में छुपे हुए हैं इंसेक्ट, इस घास के अंदर छुपे हुए हैं इंसेक्ट, छुप के रहते हैं इंसेक्ट। अब देखिए क्या बढ़िया रिलेशनशिप है कि बगुला वहीं पर मिलेगा। माफ़ करिएगा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर आप ध्यान से देखिए, एक बगुला है और यहाँ पर गाय घास खा रही है। तो जो काऊ है और बगुला है दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, लेकिन जहां पर गाय घास खा रही है वहीं आसपास बगुला रहता है। अब जिस समय गाय घास खाती है तो घास हिलती है, इसे बोलते हैं फ्लशिंग, फ्लश होती है, और इस फ्लशिंग की वजह से यहाँ से इंसेक्ट उड़ते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट उड़ते हैं उन इंसेक्ट को फीड करता है कैटल ईग्रेट। अब आप बताइए क्या इन कीड़ों का खाया जाना ईग्रेट के द्वारा, इसमें किसका फायदा है? बगुले का। तो बगुला या ईग्रेट कैसे बिहेव करेगा? कॉमेंसल। पर क्या गाय का कोई नुकसान है? नो। इसका मतलब जो काऊ है, कैटल है, उसका कोई नुकसान नहीं। और किसका फायदा हो गया? कैटल ईग्रेट का। तो ये भी एक कॉमेंसलिज्म की एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, कॉमेंसलिज्म से दिया गया जो हमारी बुक में आखिरी एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एंड दिस एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल सी एनीमोन, एक प्राणी है सी एनीमोन, और क्लाउन फिश का। क्लाउन फिश और सी एनीमोन का एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये चौथा एग्जाम्पल है सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। वैसे तो बहुत कम लोग, आप लोग मूवीज़, मैं नहीं बोलूँगा कि आप मूवीज़ देखते हैं, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी फाइंडिंग नेमो करके एक मूवी है, कार्टून मूवी है, वो देखी है, तो आपने देखा एक छोटी सी मछली होती है, बहुत छोटी सी मछली, रंग बिरंगी मछली है। और इस रंग बिरंगी मछली की खास बात है कि इसमें धारियाँ पाई जाती हैं, और इसे हम लोग क्लाउन फिश बोलते हैं। छोटी मछली है, स्मॉल फिश है, तो इसका शिकार बड़ी मछलियाँ कर सकती हैं, बड़े जानवर कर सकते हैं, समुद्र में रहती है तो बड़े जानवर कर सकते हैं। अब ये मछली क्या करती है कि जहाँ सी एनीमोन रहता है, लेट्स सपोज इज अ सी एनीमोन, और सी एनीमोन के टेंटिकल्स हैं, स्टिंग्स हैं, जहाँ पर उसके डंक हैं, उनके बीच में ये रहती है छुप के। तो सी एनीमोन के जो डंक हैं, सी एनीमोन के जो स्टिंग हैं, उनके बीच में छुप कर रहती है क्लाउन फिश। अब बताइए, ये जो सी एनीमोन के टेंटिकल्स हैं ये हैं पॉइजनस। अब इन पॉइजनस टेंटिकल की वजह से कोई दूसरा बड़ा जानवर कभी भी इसमें घुसेगा नहीं,
और क्लाउन फिश को कोई नहीं खा पाएगा। तो बताइए इसमें फायदा किसका है? क्लाउन फिश का फायदा है, क्योंकि उसका शिकार नहीं हो पा रहा। लेकिन कभी भी सी एनीमोन को इसमें कोई नुकसान नहीं है। मछली रह रही है, निकल जाएगी, तो ये छुप के रहती है और फिर निकलती जाती है। तो कुल मिलाकर कॉमेंसलिज्म में हम लोगों ने आज 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए। कितनी अच्छी सी बात है, एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया नहीं कॉमेंसलिज्म में, तो क्यों ना इसे बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो था वो एपीफाइट और ट्री का था, जो आपने पढ़ लिया। दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा था कोपॉट्स और वेल का। तीसरा एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा जो था कैटल और कैटल ईग्रेट का, गाय भैंस और बगुले का रिलेशनशिप था। और इसके बाद जो चौथा एग्जाम्पल जो था हमारे पास वो एग्जाम्पल था सी एनीमोन। याद रखें, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश का। एक छोटी सी मछली है जो उसके टेंटिकल्स के बीच में छुप के रहती है, उसका फ़ायदा है, लेकिन सी एनीमोन का ना फ़ायदा ना नुकसान। इतना पढ़ते पढ़ते हम लोग चैप्टर के आखिरी टॉपिक में आकर पहुंच चुके हैं। और ये जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, बेटा यहीं पर रहना, थोड़ा किसी को यहीं पर रहना, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर का। तो जो ये आखिरी टॉपिक है, इसमें जो रिलेशनशिप है वो 2 स्पीसीज के बीच में है, ए और बी के बीच में है। और यहाँ पर दोनों स्पीसीज को म्यूचुअल बेनिफिट है। याद रहे, हम आखिरी रिलेशनशिप की तरफ चल रहे हैं जिसमें 2 स्पीसीज हैं, ए और बी, और इन दोनों स्पीसीज को म्यूचुअल बेनिफिट है। याद रखना, एनसीईआरटी ने इसे म्यूचुअलिज्म के नाम से पढ़ाया है, म्यूचुअलिज्म के नाम से पढ़ाया है। पर बेटा मैं यहाँ पर म्यूचुअलिज्म के साथ एक छोटा सा और टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जिसको नाम देंगे प्रोटो कोऑपरेशन। सो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए कि म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, सिम्बायोसिस, इन सारे शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे हम कि सिम्बायोसिस क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है। खैर, एक बड़ा और मेजर टर्म कि 2 स्पीसीज दोनों एक दूसरे के साथ रहें या दोनों एक दूसरे की सराउंडिंग में रहें। मैंने बोला साथ रहें या सराउंडिंग में रहें और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अलावा मैंने आपके साथ 2 चीज़ें और डिस्कस की हैं। वन इज़ नोन एज प्रोटो कोऑपरेशन, अनदर इज़ नोन एज सिम्बियोसिस। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। म्यूचुअलिज्म में जो सबसे पहला टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वो प्रोसेस है, वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों स्पीसीज, अगेन दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये को एग्जिस्ट शब्द मैं तीसरी बार यूज कर रहा हूं। पहली बार मैंने इसे कंपटीशन में यूज़ किया था। मैंने बोला था को एग्जिस्टेंस इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं होता, कंपटीशन में शुरुआत में होता है, बाद में नहीं होता। फिर मैंने पैरासिटिज्म में ये को एग्जिस्ट शब्द यूज़ किया था। आज मैं सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म के सिम्बायोसिस में को एग्जिस्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ। को एग्जिस्ट इस शब्द का मतलब है दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहें, अलग ना हो। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं को एग्जिस्ट। ओके, और जहां जहां को एग्जिस्टेंस है वहां वहां को इवोल्यूशन शब्द आप साथ में लेके चलिए। यानी एक स्पीसीज अगर अडॉप्ट करी, इवॉल्व हुई, तो दूसरी स्पीसीज को उसके साथ रहने के लिए साथ में ही इवॉल्व होना पड़ेगा। दैट इज नोन एज को इवोल्यूशन। तो सिम्बायोसिस ऐसी म्यूचुअलिज्म है जिसमें 2 प्राणी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और इस कंडीशन को म्यूचुअल सिम्बायोसिस बोलते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं लाइकेन का। याद करिए, बहुत डिटेल में हम लोगों ने लाइकेन के बारे में पढ़ाया है। अगर आपको लाइकेन याद हो तो लाइकेन में 2 स्पीसीज हैं, एक का नाम है फाइकोबायोंट, भूले नहीं होंगे आप, और दूसरे का नाम है माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट हो कि माइकोबायोंट हो, दोनों के दोनों को समझना का जरूरी है। फाइकोबायोंट एल्गी का मेंबर है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर भी हो सकता है, अगेन सुने, एल्गी या फिर बीजीए का मेंबर हो सकता है। और माइकोबायोंट फंजाई है।
तो फंजाई और एल्गी दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे, एसोसिएशन में रह रहे, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। पहला फायदा एल्गी जो फंजाई को पहुंचा रहा है, एल्गी फंजाई को प्रोवाइड कर रहा है फूड, क्योंकि फूड बनाना फोटोसिंथेसिस का काम है, और फोटोसिंथेसिस एल्गी कर पाते हैं, फंजाई नहीं कर पाते। तो बताओ फंजाई का फायदा क्या है? फंजाई का फायदा है फूड, और वहीं पर एल्गी का फायदा है प्रोटेक्शन। एल्गी को फंजाई प्रोटेक्ट कर रहा है और मिनरल न्यूट्रिशन भी कर रहा है, थोड़ा बहुत मिनरल न्यूट्रिशन भी कर रहा है। प्रोटेक्शन मेन बात है। इसका मतलब फाइकोबायोन जो कि एल्गी का मेंबर है और माइकोबायोन जो फंजाई का मेंबर है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। सी, मैं सिम्बायोसिस बोल रहा हूं इस रिलेशन को, इसको प्रोटो कोऑपरेशन नहीं बोल रहा हूं। मैं बार बार बोलूं क्योंकि सिम्बायोसिस में को एग्जिस्ट करना और को इवॉल्व करना जरूरी है। ओके, अभी मैं इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल बताता हूं जिसका नाम है माइकोराइजा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जब कभी भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स शब्द मिले से उसका आप संधि विच्छेद कर ले। माइको का मतलब फंजाई और राइजा का मतलब रूट। आपको याद होगा हायर प्लांट लाइक पाइनस। पाइनस एक हायर प्लांट है, बड़ा प्लांट है, हायर प्लांट है, उसकी रूट्स हैं, और इन रूट्स में बेटा फंजाई रहता है। कौन रहता है? फंजाई। तो फंजाई और पाइनस की रूट्स के बीच में को एग्जिस्टेंस है एंड को इवोल्यूशन है, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फिर से सुनिए, पाइनस का क्या फायदा है? फंजाई इसे मिनरल न्यूट्रिशन देता है, मिनरल देता है। ज़्यादातर समय पे फॉस्फेट नाम के मिनरल फंजाई प्रोवाइड करता है पाइनस को, और पाइनस इसको देता है फूड एंड शेल्टर। अगेन फूड और शेल्टर होने के बावजूद भी ये पैरासाइट नहीं माना गया, बल्कि ये माना गया कि ये आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। सो आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्या समझाया गया? म्यूचुअलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दो स्पीसीज एक साथ रहती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। ध्यान सुनिए, और म्यूचुअलिज्म दो तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो सिम्बायोसिस, दूसरा प्रोटो कोऑपरेशन। मैंने आपको सिम्बायोसिस पढ़ाने की पहले कोशिश की, पहले मैं सिम्बायोसिस पढ़ा लूँ फिर प्रोटो कोऑपरेशन की तरफ चलूँगा। सिम्बायोसिस के दौरान दो स्पीसीज को एग्जिस्ट करती हैं और को इवॉल्व करती हैं। इनमें से पहला एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं। एल्गी वो जिसे हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन, और फंजाई वो जिसे बोलते हैं माइकोबायोन, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरीके से माइकोराइजा है, और माइकोराइजा भी एक फंगस का रिलेशनशिप है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। म्यूचुअलिज्म का एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। एक बड़ा बृहद टर्म है जिसको आपको समझना चाहिए कि पौधों और जानवरों का जो रिलेशनशिप है, पौधों और जानवरों का रिलेशनशिप जो है वो प्रिडेशन भी हो सकता था, लेकिन आज हम लोग पौधों और एनिमल के रिलेशनशिप में ढूंढने आए हैं म्यूचुअलिज्म। सुनिए, पौधों को दो काम करने हैं। एक तो काम करना है पॉलिनेशन, यानी एंजियोस्पर्मिक पौधों को पॉलिनेशन करना है, और दूसरा सीड डिस्पर्जल, अपने सीड को एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचाना है। पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्जल के लिए उन्हें एनिमल की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनेशन अगर एनिमल के द्वारा हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं जूफिली। जूफिली ज्यादातर समय पर आपको मैंने बताई थी हनी बीज, बटरफ्लाई एटसेट्रा, ये पॉलिनेशन कर रही हैं। क्यों ना हम सीड डिस्पर्जल को थोड़ी देर के लिए हटा लें और पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ें। तो पौधों का जो पॉलिनेशन है होना, ये पौधों का फायदा है। अगर पौधों का फायदा ये है कि उनका पॉलिनेशन हो रहा है, तो बताइए एनिमल का फायदा क्या है? बहुत सिंपल जवाब है। आप लोग को मैंने पढ़ाया था, एनिमल को मिलते हैं रिवॉर्ड्स। एनिमल को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी अगर एनिमल ने किसी भी पौधे का पॉलिनेशन कर दिया तो पौधे का फायदा हो गया, तो एनिमल को रिवॉर्ड क्या मिलेगा? एनिमल को मिलता है नेक्टर।
एनिमल को मिलता है पॉलन ग्रेन खाने को, तो पॉलन ग्रेन मिलना, नेक्टर मिलना, ये इनके फायदे हैं। रिवार्ड मिलना एनिमल के फायदे हैं, और पॉलिनेशन हो जाना प्लांट के फायदे। इन प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में परफेक्ट सिम्बायोसिस देखी जाती है दो प्लांट पे। आप इन दोनों प्लांट का एग्जाम्पल ना भूलें, अक्सर पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। एक तो रिलेशनशिप है फिग और वेस्प की रिलेशनशिप। जितने गांव के लोग हैं वो इस आसानी से समझ पाएंगे। आप लोगों ने गूलर खाई होगी कभी। गूलर एक इन्फ्लोरेसेंस है। इस ग्लूरर के अंदर, गूलर यानी फिग के अंदर एक वेस्प रहता है। वेस्प की पूरी लाइफ साइकिल इसी इन्फ्लोरेसेंस के अंदर गुजरती है, यहीं पर गुजरती है, यहीं पर इसके बच्चे होते हैं, यहीं पर पूरी लाइफ गुजरती है। और फिग का पॉलिनेशन वेस्प ही करता है। इसका मतलब है फिग बिना वेस्प के नहीं रह सकती और वेस्प बिना फिग के नहीं रह सकता। सो फिग और वेस्प का रिलेशनशिप, इस वेस्प और गूलर का रिलेशनशिप एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है। जितने भी गांव के लोग हैं वो अगली बार जब गूलर खाएं तो गूलर को तोड़ करके देखें, उसमें से एक कीड़ा निकलेगा, दैट इज वेस्प। ठीक ऐसा ही रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया था प्रोन्यूबा मॉथ का, जो आपने पढ़ाया था। एक प्रोन्यूबा नाम का मॉथ था, मैंने पढ़ाया था आपको, और एक यक्का नाम का प्लांट था, यक्का प्लांट था। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी आपको पढ़ाया था। प्रोन्यूबा मॉथ की पूरी लाइफ साइकिल यक्का प्लांट के अंदर चलती है, और वो भी यक्का प्लांट के फ्लावर के अंदर चलती है। और यक्का प्लांट का पॉलिनेशन बिना प्रोन्यूबा मॉथ के नहीं हो सकता। ये आप समझ लें। ये इतने परफेक्ट रिलेशनशिप है कि एक को मारो दूसरा मर जाएगा। अगर इस दुनिया से फिग खत्म हो जाए तो ये पर्टिकुलर वेस्प, ये वाले वेस्प खत्म हो जाएंगे। अगर इस दुनिया में से प्रोन्यूबा मॉथ खत्म हो जाए तो यक्का प्लांट खत्म हो जाएगा, और यक्का प्लांट खत्म हो जाए तो प्रोन्यूबा मॉथ खत्म हो जाएगा। परफेक्ट एग्जाम्पल है को एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन का। अगर कोई भी बदलाव फिग के अंदर आए तो वास्प को उसमें ढलने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए बदलना पड़ेगा। अगर यक्का प्लांट अपने अंदर कोई दूसरा बदलाव लाने की कोशिश करे तो प्रोन्यूबा मॉथ को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्या जबरदस्त एग्जाम्पल। तो सुनिए, प्लांट और एनिमल का जो रिलेशनशिप है ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है। और इस म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में देखिए, पॉलिनेशन के दौरान, जूफिली के दौरान प्लांट और एनिमल एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। यानी प्लांट का हो रहा है पॉलिनेशन और एनिमल को मिल रहे हैं रिवार्ड्स। रिवार्ड ज़्यादातर समय पर नेक्टर हैं, पॉलन ग्रेन है, या फिर सेफ प्लेसेस हैं, ऐसी जगह जहां पर दूसरा ऑर्गेनिज्म सिम्बियोंट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। ओके, अब आपको मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था, सीड डिस्पर्जल। एंड व्हाट इज दिस? आपको याद रखना पड़ेगा कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो सीड होते हैं, लेट्स सपोज इट इज अ सीड, वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। और पेड़ में अगर बेटा फ्रूट लगा है तो पेड़ के नीचे ही फ्रूट गिरेगा। अगर पेड़ के नीचे ही फ्रूट गिरेगा तो यहीं पर पेड़ ग्रो करने लगेगा। अगर यहीं पेड़ ग्रो करने लगेगा तो पेड़ों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अब एक ट्री क्या चाहेगा कि उसका जो फ्रूट है या उसका जो सीड है कहीं दूर जाए। कैसे जा सकता है? इसलिए हम फिर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। एनिमल पे कैसे डिपेंड रहते हैं? एनिमल इन जूसी फ्रूट को खाने के लिए आता है, फ्रूट को खाने के लिए आता है, और फ्रूट को खाते खाते वो दूर तक चला जाता है और जा कर के बेटा गुठलियाँ सीड फेंकता है, तो सीड का हो जाता है डिस्पर्जल। तो सीड डिस्पर्जल के दौरान भी पौधा आपको रिवार्ड कर रहा है, लेकिन अब की बार रिवार्ड जो हो रहा है वो पॉलन ग्रेन या नेक्टर नहीं है, बल्कि अब की बार का जो रिवार्ड है वो जूसी फ्रूट है। ओके, सो आप लोगों ने देखा कि सिम्बायोसिस से रिलेटेड मैंने कौन कौन सी बातें बताई। सिम्बियोसिस से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि सिम्बियोसिस में दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं और को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में से एक बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो कि परफेक्ट सिम्बायोसिस का, ट्रू सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल नहीं है। याद रखिए, ब्रूड पैरासिटिज्म जब मैंने पढ़ाई तो मैंने बताया वो पैरासिटिज्म है लेकिन ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है। आज मैं आपको फिर से एक म्यूचुअलिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ जो ट्रू म्यूचुअलिज्म आपको नहीं लगेगी। एंड दिस इज रिलेटेड विद द मेडिटेरियन ऑर्किड। एक पौधा है
ऑर्किड, ऑर्किड मैंने बताए थे वो एपीफाइट प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। ये एक तरीके का एपीफाइट है जो मेडिटेरियन जगहों पर रहता है और मेडिटेरियन ऑर्किड है, इसका नाम है ऑफ्रिस। ऑफ्रिस याद रखें, ऑफ्रिस नाम का ऑर्किड है और इस ऑफ्रिस नाम के ऑर्किड ने अपने फ्लावर के अंदर, याद रखिए ये फ्लावर है, ऑर्किड के बड़े बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं। ऑर्किड का अपना एक, ऑफ्रिस का अपना एक फ्लावर है, पर अपने फ्लावर के में से एक पर्टिकुलर पेटल्स को, एक पर्टिकुलर पेटल, अब ये मत पूछेगा कि पेटल क्या होता है, एक पर्टिकुलर पेटल की कलर और मार्किंग कुछ ऐसे कर रखी है जो इंसेक्ट की फीमेल की तरह दिखता है। अगेन ध्यान सुनिए, दिस इज पेटल, दिस इज पेटल, दिस इज पेटल, दिस इज पेटल, ऑल द पेटल आर डिफरेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर पेटल, एक पर्टिकुलर पेटल यानी एक फ्लावर की एक पत्ती, सुंदर पत्ती, उसका कलर और उसकी मार्किंग कुछ कुछ ऐसे लगता है जैसे कि वो मिमिक कर रहा हो फीमेल इंसेक्ट को। फिर मैं पूछूं, क्या ऑर्किड का ये पेटल एक इंसेक्ट है? नो, ये फूल की एक पत्ती है और वो पत्ती में कलर और मार्किंग कैसे हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट बैठा हो, और वो भी इंसेक्ट कैसा बैठा हो, फीमेल इंसेक्ट। अब इस फीमेल इंसेक्ट की मिमिक्री कौन कर रहा है? ऑफ्रिस नाम का ये ऑर्किड। अब इस ऑर्किड को देख करके रियल मेल, नॉट द फ्लावर बल्कि रियल मेल, जो मेल है ऑफ दैट इंसेक्ट, मेल इंसेक्ट यहां प्रोसीड करता है, यहां पर आता है और मेल इंसेक्ट समझता है कि ये फीमेल इंसेक्ट है। मेल इंसेक्ट इस पेटल पे जाकर चिपक जाता है, यानी दिस रियल मेल इंसेक्ट इस पेटल पे जाकर अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद यहां पर मेटिंग करने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि वो तो देख रहा है कि मेल और फीमेल की मेटिंग चल रही है, लेकिन यहां फीमेल है ही नहीं। जब फीमेल नहीं है तो ये मेटिंग रियल नहीं है, इसे बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन चल रहा है, इसका मतलब मेल समझ रहा है कि फीमेल है लेकिन यहां फीमेल नहीं है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऑर्किड का एक पेटल ऐसा हुआ, इवोल्यूशन के दौरान ऑर्किड ने अपने पेटल को फीमेल इंसेक्ट जैसा क्यों बनाया, टू अट्रैक्ट दिस मेल इंसेक्ट। और अगर ये मेल इंसेक्ट यहां अट्रैक्ट होगा तो ये दूसरे फ्लावर को भी विजिट करके आ रहा होगा, और अगर दूसरे फ्लावर को विजिट कर रहा होगा तो इस स्यूडो कोऑपुलेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस स्यूडो कोऑपुलेशन, वो पॉलिनेशन कर देगा, यानी वो पॉलिनेशन कर देगा। कौन पॉलिनेशन करेगा? मेल इंसेक्ट। अब मेल इंसेक्ट जिस समय पॉलिनेशन कर रहा होगा उस समय उसे चाहिए रिवार्ड, और रिवार्ड देने के लिए इसके पास नेक्टर और पॉलन नहीं है, तो फिर रिवार्ड किस बात का मिल रहा है इस इंसेक्ट को? इंसेक्ट को लग रहा है कि वो पॉपुलेशन कर रहा है, इसका मतलब उसे धोखा मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं चल रहा है। इस वजह से इस फिनोमिना को सेक्सुअल डिसीट भी बोला जाता है। प्यार मतलब ये सेक्सुअल यानी मेटिंग वाले प्रोसेस में धोखा है, दिस इज नोन एज सेक्सुअल डिसीट, और इसीलिए हम इस कंडीशन को स्यूडो कोऑपुलेशन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर म्यूचुअलिज्म दिख रही होगी कि यार दोनों को फ़ायदा है। यस, फ्लावर को ये फ़ायदा है कि पॉलिनेशन हो गया, और इंसेक्ट को क्या फ़ायदा है? इंसेक्ट को फ़ायदा है केवल फॉल्स फीलिंग का, उसको ये लग रहा है कि वो मेटिंग कर रहा है, रियल मेटिंग नहीं चल रही है। तो मैंने बोला ये ट्रू सिम्बायोसिस जैसा कुछ कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोसिस नहीं म्यूचुअलिज्म कंसीडर कर लेंगे, और ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज करिए। मेडिटेरियन ऑर्किड है, इसका एपीफाइट हम लोग इसे बोलते हैं, इसके पास पेटल्स हैं, उनमें से किसी एक पेटल को उसने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि वो फीमेल की तरह दिख रहा है। इस फीमेल की तरह दिखने वाले पेटल की तरफ मेल इंसेक्ट बेटा अट्रैक्ट होता है, सूडो कॉपुलेशन करता है। सूडो कॉपुलेशन के दौरान वो वहाँ पर पॉलिनेशन कर देता है। पॉलिनेशन करते वक्त एक्चुअली कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं चल रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। ठीक है, पर दोनों को फ़ायदा है, एक को फॉल्स फीलिंग मिल रही है,
दूसरे का पॉलिनेशन हो जा रहा है। सो एनसीईआरटी में जितने टॉपिक दिए गए थे उन टॉपिक को ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है लाइन बाय लाइन कवर करने की, बट एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है जो मेरे हिसाब से बताना चाहिए, और वो टॉपिक है प्रोटो कोऑपरेशन। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे समझिए। प्रोटो कोऑपरेशन में भी दो स्पीसीज एक दूसरे की सराउंडिंग में रह रही हैं और दोनों स्पीसीज एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं। तो सर इसका नाम प्रोटो कोऑपरेशन क्यों है, उसका नाम सिम्बायोसिस क्यों है? क्योंकि यहां पर को एग्जिस्ट करना ये कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। यानी दो लोग एक दूसरे को फायदा पहुंचाए और अलग अलग हो गए, दैट इज नोन एज प्रोटो कोऑपरेशन। बहुत सिंपल सी कहानी है। बोलते हैं, वैसे तो इन्होंने एग्जाम्पल कोई दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने बचपन में कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, माफ़ करिएगा ये डायग्राम बहुत अच्छे नहीं बनेंगे मुझसे, पर आप ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों ने कुछ जानवर देखे होंगे, उन जानवर के ऊपर कुछ पक्षी बैठते हैं। लेट्स सपोज एक क्रो है और ये कोई मान लीजिए बफलो या काऊ है, और इसकी बॉडी में टिक्स हैं, कीड़े हैं, और ये टिक्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। अब क्रो जो है जब यहां पर बैठेगा तो वो इन पैरासाइट को खाएगा। पैरासाइट को खाने की वजह से क्रो को मिलेगा फूड, और इस बफलो का फायदा ये हो जाएगा कि वो हो जाएगी क्लीन, यानी इसको क्लीन हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगी। तो यहां पर ये दोनों क्रो और बफलो एक साथ जिंदगी भर कोएग्जिस्ट नहीं करते, पर फिर भी एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये एग्जाम्पल एक्चुअली राइनोसेरॉस का है, गैंडे का एग्जाम्पल है। गैंडे की बॉडी में टिक पाए जाते हैं, और एक बेटा पक्षी होता है ऑक्सपेकर, वो क्रो की जगह पर वहाँ पर आप ऑक्सपेकर लिख सकते हैं, ऑक्सपेकर लिख सकते हैं, और बफलो की जगह पर आप राइनोसेरॉस लिख सकते हैं। तो गैंडे की बॉडी में टिक्स प्रेजेंट है, उन टिक को खाने के लिए ऑक्सपेकर नाम का पक्षी आता है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, पर दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में नहीं दिया। क्रोकोडाइल आपने देखे होंगे, क्रोकोडाइल आप जानते भी होते हैं। क्रोकोडाइल जो होते हैं, जब ये बेटा पानी में रह रहे होते हैं तो इनके माउथ में लीचेस मतलब जोंक चिपक जाती है। अब ये जो माउथ में जोंक चली गई है वो क्रोकोडाइल का खून चूसती रहती है और यहीं पर पैरासाइट की तरह रहती है। ये है वो लीच, ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर एक लीच फंसी हुई है और वो जोंक उसके मुंह से खून चूसती जा रही है, और एक क्रोकोडाइल के दांतों के बीच में फंसी है, और इस तरीके से फंसी है कि क्रोकोडाइल से बाहर नहीं आ पा रहा। तब एक बर्ड है, इसे हम लोग क्रोकोडाइल बर्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइल बर्ड। क्या बढ़िया रिलेशनशिप है कि ये छोटी क्रोकोडाइल बर्ड क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर घुसती है, लीचेस को उठाती है और बाहर आ जाती है। जिस समय ये बर्ड अंदर जा रही थी, क्रोकोडाइल इस बर्ड को मार भी सकता था, लेकिन नहीं मारता, क्योंकि उसे मालूम है बर्ड मार देगी तो लीचेस बाहर नहीं आ पाएंगी। तो बर्ड लीचेस को लेकर के बाहर आ जाती है, बाहर निकल आती है, बर्ड को अपना फूड मिल जाता है, इसका अपना क्लीननेस हो जाता है। तो याद रखना, प्रोटो कोऑपरेशन में जरूरी नहीं है कि को एग्जिस्टेंस हो, लेकिन फिर भी दो स्पीसीज एक दूसरे के सराउंडिंग में रहते हुए एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचा रही हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, क्योंकि कई बार आप पूछते हैं कि सर ये रिलेशनशिप कैसा होगा। इट इज़ नोन एज प्रोटो कोऑपरेशन। अगेन वन लास्ट थिंग जो मुझे आपको बतानी है, जो आपकी बुक में लिस्ट में तो थी लेकिन डिटेल में नहीं डिस्कस की गई, वो डिटेल में डिस्कस नहीं हुई है, उसे हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज नोन एज एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीसीज ऐसी है जिसका ना तो फायदा है ना तो नुकसान है, और दूसरी स्पीसीज ऐसी है जिसका केवल नुकसान है। ओके, अगेन एमेंसेलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो स्पीसीज एक दूसरे की सराउंडिंग में है, जिसमें से एक तो स्पीसीज न्यूट्रल है, उसका ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है, और दूसरी स्पीसीज है उसका बड़ा नुकसान है। होता क्या है एमेंसेलिज्म?
एमेंसिलिज्म इज द रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म रिलीजेस सम केमिकल्स and these chemical cause death of other organism, दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ कर देता है। जबरदस्त एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेनिसिलियम एक फंगस है, ये एक प्रकार का फंगस है, और पेनिसिलियम अपने चारों तरफ कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। इस केमिकल के, ये जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इन केमिकल के जद में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा बैक्टीरिया आ जाए तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है। बताइए, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो रही है उसका नुकसान है, और इस पेनिसिलियम का ना तो कोई फायदा है ना तो कोई नुकसान है। याद रखना, पेनिसिलियम के इस केमिकल का नाम होता है एंटीबायोटिक। याद रखिए, हम लोगों ने बोला था पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से रिलीज होती है, तो ये वही केमिकल है जिसका नाम हम लोगों ने एंटीबायोटिक रखा है, कि यानी पेनिसिलिन अपने चारों तरफ एंटीबायोटिक नाम के केमिकल रिलीज कर रहा है, और उन केमिकल के जद में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो मर जा रहा है। इसीलिए एमेंसिलिज्म को कुछ किताबें एंटीबायोसिस भी कहती हैं। क्या कहती हैं? एंटीबायोसिस। एमेंसिलिज्म इज ऑल्सो नोन एज एंटीबायोसिस। याद रहेगा। ठीक जिस तरीके का रिलेशनशिप पेनिसिलिन के साथ है, वैसा ही एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस के साथ भी है। बस अंतर यह है कि वो फंगस था, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है। याद रखना, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने चारों तरफ केमिकल सिक्रीट करेंगे, और उन केमिकल की जद में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा वो बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा भी एंटीबायोटिक ही बनाई गई हैं। जैसे पेनिसिलिन के द्वारा भी एंटीबायोटिक बनी है, इसी तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा भी एंटीबायोटिक बनी है। थोड़ा सा समराइज करते हैं और एक दो बातें और सीखते हैं। एमेंसिलिज्म ऑल्सो नोन एज एंटीबायोसिस, जिसमें वन ऑर्गेनिज्म रिलीज सम केमिकल विच कॉज द डेथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। पहला एग्जाम्पल मैंने पेनिसिलियम से दिया कि पेनिसिलियम नाम का फंगस कुछ केमिकल निकालता है, उन केमिकल का नाम मैंने एंटीबायोसिस दिया। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीबायोसिस नाम का फिनोमिना या फिर एमेंसिलिज्म नाम का जो फिनोमिना है वो एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस भी इसका एक एग्जाम्पल हुआ। ओके, नाउ एमेंसिलिज्म और एंटीबायोसिस को ही हम लोग एलिलोपैथी भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे ये एलिलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी शब्द हम इसे प्लांट में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? प्लांट में। और इसका एक एग्जाम्पल है, इट इज वॉलनट। एक ब्लैक वॉलनट होता है, काला वॉलनट का पौधा होता है, और ये वॉलनट का पौधा अपने चारों तरफ, अपनी जड़ों के चारों तरफ जुगलोन नाम का केमिकल निकालता है, और इस केमिकल की प्रेजेंस में दूसरा जो भी प्लांट आएगा उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो बताइए, जो दूसरा प्लांट है वो तो निगेटिव हुआ, और इनको ना फ़ायदा ना कोई नुकसान। तो क्यों ना हम लोग तीन नाम इनके समझने की कोशिश करें, एमेंसिलिज्म, एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी। याद रखना, सम टोटल इसका एक चौथा नाम भी है, इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के एंटी खड़ा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। देखिए, जो भी क्लासेस हैं उन क्लासेस से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से बोलिए, एमेंसिलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें एक न्यूट्रल है, दूसरे को नुकसान है। एमेंसिलिज्म का दूसरा नाम एंटीबायोसिस, क्योंकि इसी से एंटीबायोटिक बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ पेनिसिलियम में और स्ट्रेप्टोमाइसिस में। तीसरा नाम हम लोगों ने रखा एलिलोपैथी। ये एलिलोपैथी शब्द हम लोगों ने सब जगह नहीं यूज़ किया, प्लांट में यूज़ किया। जब एक प्लांट कुछ ऐसे केमिकल निकाले कि दूसरा प्लांट उसके समक्ष ना रह पाए, जैसे कि ब्लैक वॉलनट, और फिर मैंने इसका सम टोटल एक नाम दिया, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ओके, सो इस तरीके से हम लोग
टॉपिक को ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ लेके आए हैं। ऑलमोस्ट मैं बोल दूं कि हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे 1-2 पॉइंट और याद आ रहे हैं मुझे जो एनसीईआरटी में नहीं है, कभी एमपी कौशिक में हुआ करते थे, और टाइम बच रहा तो आप देख लीजिए। एक छोटा सा रिलेशनशिप है जिसका नाम है माइरेमिकोफिली। एक बार पूछा गया है कि व्हाट इज माइरेमिकोफिली। आप लोगों ने गांव में पेड़ देखे होंगे और पेड़ में रेड एंट्स देखी होंगी, लाल चींटियां देखी होंगी। तो जितने लोग गांव के लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत एक प्रकार की लाल चींटियां होती हैं जो इन पेड़ों पर ही अपना कहीं नेस्ट बना लेती हैं, यानी पेड़ों पर ही अपना घर बना लेती हैं। तो रेड एंट्स का हायर प्लांट के साथ रिलेशनशिप, रेड एंट का हायर प्लांट के साथ जो रिलेशनशिप है, इट इज नोन एज माइरेमिकोफिली। यू गॉट माय पॉइंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया लेकिन एक साल पूछा गया है। और एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इट इज नोन एज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जो लोग झुंड में रहने वाले प्राणी हैं, मैं अब सारे प्राणियों को इसी तरीके से बना पाऊंगा। झुंड में रहने वाले जो प्राणी हैं, हर्ड में रहने वाले जो प्राणी हैं, हर्ड मतलब झुंड में रहने वाले प्राणी हैं, जैसे कि डियर, स्पॉटेड डियर रादर, बहुत स्पेसिफिक बात करें तो वो चित्तीदार जो हिरन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन हर्ड के ऊपर जब भी कोई प्रीडेटर, कभी भी कोई शिकारी, जब प्रीडेटर कोई लायन, कोई टाइगर अटैक करता है तो होता क्या है कि इस हर्ड में से एक पुराना मेंबर, बूढ़ा मेंबर, ओल्ड मेंबर, ओल्ड हिरन, ओल्ड मेंबर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। सेक्रीफाइस कर देता है, वो लॉयन के सामने आ जाता है, वो लॉयन के सामने आ जाता है ताकि हर्ड के बाकी बच्चे, जो छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बच जाएं, हर्ड के बाकी मेंबर बच जाएं। इस तरीके का जो बिहेवियर है इसे बोलते हैं अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ओके, सो आपने देखा कि इस दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव रिलेशन और बहुत सारे निगेटिव रिलेशंस हैं, पर आपने देखा होगा जितने भी पॉजिटिव रिलेशंस हैं, जितने भी अच्छे रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन हैं, उनकी वजह से दुनिया ग्रो ज़्यादा कर रही है, डिग्रेड कम कर रही है, और जितने भी निगेटिव रिलेशन हैं उनमें डिग्रेडेशन ज़्यादा है, ग्रोथ कम है। सो ऐसे कोविड के माहौल में हम लोगों ने किसी तरीके से अपना पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया, और ये जो पहला चैप्टर था इट इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस तरीके से मैं मानता हूँ कि हमारा ये जो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है इकोसिस्टम।